हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमिक क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 2 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स और आज है उसका लेक्चर नंबर 11। इसके पहले मैं आपको बता दूं, इसके पहले के सभी लेक्चर्स आप देखो, जो टोटल 10 लेक्चर्स हुए हैं वो सभी देखो, तो आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। तो आज लेक्चर नंबर 11 में हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं, सरफेस एनर्जी के बारे में। ऑलरेडी हम लोगों ने लेक्चर नंबर 10 में सरफेस एनर्जी के बारे में स्टडी किया है, बट आज मैं उसको डिटेल में लेने वाली हूँ। और उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन क्या है, और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जेई में पूछा गया न्यूमेरिकल लेने वाली हूँ, और उसके साथ साथ कुछ और भी न्यूमेरिकल्स में लेने वाली हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, सरफेस एनर्जी एंड रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। तो बच्चों देखो, कल हम लोगों ने सरफेस एनर्जी के बारे में स्टडी किया है, बट थोड़ा उसको और विजुअलाइज करते हैं हम लोग। यहाँ पे मैंने एक लिक्विड लिया है वेसल में, और ये लिक्विड के 3 मॉलिक्यूल्स हमने कंसिडर किए थे, ए, बी एंड सी। मॉलिक्यूल ए टोटली इनसाइड द लिक्विड था, तो उसका जो नेट फोर्स है, मतलब ऊपर लगने वाला फोर्स और नीचे लगने वाला फोर्स दोनों भी इक्वल है, इसलिए यहाँ पे नेट फोर्स ऑफ मॉलिक्यूल ए क्या होगा, 0। यहाँ पे मॉलिक्यूल बी जो है, मॉलिक्यूल बी का अपवर्ड फोर्स कम है, मतलब एडेसिव फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विथ लिक्विड मॉलिक्यूल एंड एयर मॉलिक्यूल, उसको एडेसिव फोर्स कहते हैं, वो कम है। और कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसका जो नेट फोर्स रहेगा वो भी कहाँ रहेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। मॉलिक्यूल सी जो है हाफ इनसाइड द लिक्विड है, हाफ आउटसाइड द लिक्विड है, तो इसका सेम फोर्स लग रहा है दोनों साइड से, एडेसिव एंड कोहेसिव फोर्स सेम नहीं लग रहा है, सॉरी, यहाँ पे एडेसिव फोर्स कम है। क्यों कम है देखो, क्योंकि एयर मॉलिक्यूल्स और वाटर मॉलिक्यूल, ये दोनों के बीच में एयर मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी एज कम्पेयर टू वाटर मॉलिक्यूल्स कम होती है, इसकी वजह से ऊपर का फोर्स कम रहेगा, नीचे का फोर्स ज़्यादा रहेगा। तो नीचे बहुत ज़्यादा फोर्स है यहाँ पे एज कम्पेयर टू दिस मॉलिक्यूल, डाउनवर्ड फोर्स ये मॉलिक्यूल का ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ कुछ फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में, कोहेसिव फोर्स कुछ ऊपर की डायरेक्शन में भी लग रहा है, मतलब ऊपर कोहेसिव भी है, एडेसिव भी है, लेकिन यहाँ पे वैसे नहीं, यहाँ पे सिर्फ एडेसिव फोर्स है, कोहेसिव फोर्स पूरा डाउनवर्ड साइड में लग रहा है, इसका मतलब इसमें ज़्यादा डाउनवर्ड फोर्स रहेगा। तो अगर ये तीनों को देखा जाए तो यहाँ पे फोर्स 0 है, यहाँ पे फोर्स डाउनवर्ड, और यहाँ पे डाउनवर्ड फोर्स बहुत ज़्यादा है। तो अगर तीनों की एनर्जी हम लोग देखेंगे तो इसके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी लगेगी, इसका वर्क डन ज़्यादा हो रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है, ये ऊपर जा रहा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में खुद को खींच रहा है, और इसी को हम लोग बोलते हैं वर्क डन। वर्क डन इज नथिंग बट द पोटेंशियल एनर्जी, आपको पता होगा, वर्क डन इज नथिंग बट द पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। कैसे देखो, वर्क डन मतलब क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स का ही फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू जी इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं यहाँ से डेप्थ कंसिडर करूँ h, तो मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लूंगी h, तो mgh ही क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। इसका मतलब चेंज इन वर्क डन इज नथिंग बट द पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स है, अभी यहाँ पे फोर्स 0 है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, 0 रहेगी, क्योंकि फोर्स ही 0 है, मतलब ये पूरी पोटेंशियल एनर्जी 0 रहेगी। तो यहाँ का जो मॉलिक्यूल है, इसका फोर्स सबसे ज़्यादा है, डिस्प्लेसमेंट भी सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा रहेगी। यहाँ पे चेंज इन वर्क डन सबसे ज़्यादा हो रहा है इस मॉलिक्यूल के लिए, तो इनके पास जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, सरफेस लिक्विड के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं सरफेस एनर्जी। समझ में आया सबको। और आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, ये सरफेस एनर्जी की डेफिनेशन ऑलरेडी मैंने लेक्चर नंबर 10 में बताई है। आज हम लोग इसमें सरफेस एनर्जी मतलब E, इसको हम E से डिनोट करेंगे, या फिर आप इसको डेल्टा U से भी डिनोट कर सकते हैं, कुछ कुछ बुक्स में इसको डेल्टा U से भी डिनोट किया है, हम डेल्टा E से डिनोट करेंगे। डेल्टा E एंड T मतलब सरफेस टेंशन, ये दोनों में क्या रिलेशन है, ये आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, और इसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स में लेने वाली हूँ, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स है।
तो देखो बच्चों, हम लोग देखने जा रहे हैं अभी रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन क्या होता है। तो उसके लिए हम लोग एक काम करेंगे, एक वायर हम लोग लेने वाले हैं, या फिर आप वायर लो या फिर कोई फ्रेम लो। सपोज हमने एक फ्रेम ली, वायर की बनाई हुई एक फ्रेम ली, उसको हमने नाम दिया ABCD, ऐसी एक फ्रेम ली, हॉरिजॉन्टल फ्रेम, ऐसी एक फ्रेम है कंसीडर करो। इसको मैंने नाम दिया A, B, C एंड D। और इस फ्रेम को यहाँ पे ऐसी एक वायर लगाई है जिसको नाम दिया सपोज P एंड Q। ABCD एक फ्रेम ली हमने और यहाँ पे एक थ्रेड लगाया है, ऐसे कंसीडर करो, जो कि मूवेबल है। ये स्ट्रिंग लगाई है, ऐसे कंसीडर करो, जो कि मूवेबल है, मतलब ये फिक्स्ड नहीं है, ये मूव हो सकता है, इधर उधर मूव हो सकता है। तो ऐसा हमने थ्रेड लिया जो कि मूवेबल है। अब हम क्या करेंगे, ये जो फ्रेम है हॉरिजॉन्टल फ्रेम, इसको हॉरिजॉन्टली हम लोग सोप फिल में इंसर्ट करेंगे, डीप करेंगे सोप फिल में ये फ्रेम को। तो जब हम लोग सोप फिल्म में इसको डीप करेंगे तो उस वक्त क्या होगा, यहाँ पे ऐसी सोप फिल्म प्रोड्यूस्ड होगी। सोप फोम में डीप करने के बाद सोप फिल्म प्रोड्यूस्ड होगी, राइट ना। यहाँ पे एक ऐसा लेयर फॉर्म होगा। तो यहाँ पे सिंगल लेयर नहीं फॉर्म होगा, यहाँ पे डबल लेयर फॉर्म होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया है सोप फिल्म का डबल लेयर होता है। तो यहाँ पे डबल लेयर फॉर्म होगा सोप फिल्म का। तो जैसे ही ये सरफेस प्रोड्यूस्ड होगा, सरफेस फिल्म प्रोड्यूस्ड होगी, तो ये क्या करेगी, इस स्ट्रिंग के ऊपर टेंशन लगाएगी, जो कौन सी डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। मतलब स्ट्रिंग अगर पहले कहीं यहाँ पे होगी तो ये क्या करेगा, ये सरफेस क्या करेगा, उसको खींच लेगा उसकी तरफ, मतलब टेंशन लगाएगा। ये सरफेस क्या करेगा, इसके ऊपर टेंशन लगाएगा, मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। और अगर हमें इस स्ट्रिंग को इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रखना है, मतलब उसी पोजीशन पे रखना है, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, जो कि रहेगा F', राइट। जब ये टेंशन उस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा तो हम इस डायरेक्शन में, सपोज ये P से लेके यहाँ तक हमने इसको खींचा, P', Q' तक, ओके। और ये जो डिस्टेंस हमने लिया है इसको हम नाम देंगे dx इतने डिस्प्लेसमेंट तक हमने उसको खींचा। समझ में आया मैंने क्या कहा। देखो, सबसे पहले हम ABCD नाम की एक फ्रेम लेंगे, जिस फ्रेम को हम लोग सोप फिल्म में डिप करेंगे। सोप फिल्म में डिप करने के बाद यहाँ पे सरफेस फिल्म फॉर्म होगी, सोप फिल्म फॉर्म होगी, जिसकी वजह से ये स्ट्रिंग जो है वो उधर मूव होगी, क्योंकि उसके ऊपर टेंशन लग रहा है। उसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इधर मूव करेंगे dx इतने डिस्प्लेसमेंट से, और कितने फोर्स से, F' जितने फोर्स से उसको मूव करेंगे। समझ में आया सबको। अभी देखो, यहाँ पे इसका जो टेंशन हमें मिलेगा, वो टेंशन का फॉर्मूला सबको पता है। T इज इक्वल टू क्या होता है, F/2L हम लोग लेने वाले हैं। अगर हमने इस स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो L कंसिडर की, तो यहाँ पे F/2L लेना है, क्योंकि दो सरफेस फिल्म फॉर्म हो रही है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, 2L लेंगे, ओके। ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया है पहले लेक्चर्स में। तो ये सरफेस टेंशन यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ, और उसके साथ साथ वर्क डन भी हुआ, क्योंकि हमने इसके ऊपर फोर्स लगाया, और फोर्स लगाने के बाद वो मूव हुआ, मतलब वर्क डन भी हुआ। तो वो वर्क डन क्या होगा, देखो यहाँ पे फोर्स हमने कितना लगाया, F', डिस्प्लेसमेंट कितना मूव हुआ, dx। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन वर्क डन इज इक्वल टू, वर्क डन का फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो F' इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है, dx। यहाँ पे देखो, जितना फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है उतना ही फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब F इज इक्वल टू क्या है, F' है। और इस फॉर्मूले से F हमें क्या मिलेगा, F इज इक्वल टू मिलेगा 2L इंटू T, दैट मीन्स F' इज ऑल्सो इक्वल टू 2L इंटू T। तो हम लोग डाल सकते हैं dW इज इक्वल टू 2L इंटू T इंटू dx। तो इसको मैं ऐसे लिखती हूँ, dW इज इक्वल टू 2T साइड में कर लेते हैं, T इंटू 2L इंटू dx। और ये किसका फॉर्मूला देखो, 2L इंटू dx, ये किसका फॉर्मूला है, 2L इंटू dx, मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये किसका फॉर्मूला हो गया, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया। सो 2L इंटू dx इज इक्वल टू चेंज इन एरिया, जिसको हम dA बोलते हैं, ओके। तो यहाँ पे 2L इंटू dx की जगह पे हम एरिया डाल सकते हैं, T इंटू dA।
दैट इज इक्वल टू dW। और ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि चेंज इन वर्क डन क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो इसकी जगह पे dW इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम लोग E डाल सकते हैं। इसका मतलब E इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, T इंटू DA। देखो यहाँ पे T और E दोनों में क्या रिलेशन है, अगर हम एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं, T को एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलती है, सरफेस एनर्जी मिलती है। और यही दोनों के बीच में रिलेशन है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं T इज इक्वल टू क्या है, E डिवाइड बाय DA। ये हमें फॉर्मूला मिलता है इन टर्म्स ऑफ सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन का ये फॉर्मूला है। और इन टर्म्स ऑफ फोर्स ये फॉर्मूला है। इन टर्म्स ऑफ सरफेस एनर्जी लेके अगर हम इसका SI यूनिट निकालें तो हमें क्या मिलेगा, SI यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है, जूल, और SI यूनिट ऑफ एरिया क्या है, मीटर स्क्वायर। मतलब SI यूनिट ऑफ टेंशन ये भी हमें मिलेगा। और इसका यूज करके अगर हमने SI यूनिट निकाला तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और लेंथ का यूनिट होता है मीटर। तो न्यूटन पर मीटर ये भी हमें यूनिट मिलता है और जूल पर मीटर स्क्वायर ये भी हमें यूनिट मिलता है। तो ये सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी ये दोनों का रिलेशन, और इसी के ऊपर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। एक बार रिवाइज कर दूं, देखो हमने क्या किया, एक फ्रेम ली, हमें निकालना था रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन, T एंड E दोनों का रिलेशन निकालना था। इसीलिए हमने एक फ्रेम ली, फ्रेम को एक स्ट्रिंग लगाई जो कि मूवेबल है, उसको सोफ्ट फिल्म में डिप किया, सोफ्ट फोम में डिप किया, तो वहाँ पे सोफ्ट फिल्म प्रोड्यूस्ड हुई जिसके ऊपर सरफेस टेंशन लगा इस डायरेक्शन में। तो वो बैलेंस करने के लिए हमने इस डायरेक्शन से फोर्स लगाया जो कि डिस्प्लेसमेंट मूव हुआ dx से P डैश Q डैश तक, उसका लेंथ था L। इसकी वजह से ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ गया, मतलब F और F डैश यहाँ पे इक्वल है। तो यहाँ से हमने सरफेस टेंशन का फॉर्मूला लिया, F डिवाइड बाई DL, dW इज इक्वल टू F डैश, dx हमने डाला, F डैश की जगह पे हमने ये फॉर्मूला डाला 2L इंटू T। वो डालने के बाद 2L dx को सेपरेट कर लिया। ये जो फॉर्मूला बना ये है चेंज इन एरिया का, इंक्रीजिंग एरिया भी बोल सकते हैं क्योंकि पहले एरिया इतना था, फोर्स लगाने के बाद इतना बढ़ गया, तो ये चेंज इन एरिया हमें वहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो चेंज इन एरिया हमने वहाँ पे ऐड किया, तो dW का फॉर्मूला हमें मिला T इंटू DA। सो dW इज इक्वल टू E, दैट इज नथिंग बट द पोटेंशियल एनर्जी, ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। सो E इज इक्वल टू बनेगा T इंटू DA एंड इट इज नथिंग बट द रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। तो इसको हम दूसरे तरीके से ऐसे भी डिफाइन करते हैं, सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज इट इज़ द सरफेस एनर्जी पर यूनिट चेंज इन एरिया, ऐसे भी उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। अंडरस्टैंड एवरीबडी? तो चलो स्टार्ट करते हैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है बच्चों, MHT CET 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, द सरफेस टेंशन ऑफ सोप सॉल्यूशन इज 0.035 न्यूटन पर मीटर। The energy needed to increase the radius of bubble from 4 cm to 6 cm is pi is equal to 22/7। मतलब यहाँ पे हमें सोप सॉल्यूशन दिया है, उसका सरफेस टेंशन दिया है 0.035 न्यूटन पर मीटर। कितनी एनर्जी मतलब चेंज इन एनर्जी क्या रहेगी ये पूछा है, और रेडियस ऑफ बबल दी है, चेंज हो रही है 4 सेंटीमीटर से लेके 6 सेंटीमीटर तक। मतलब सपोज कंसिडर करो एक बबल है, उसकी इनिशियल एनर्जी हमें कितनी दी है, इनिशियल रेडियस कितनी दी है, दैट इज 4 सेंटीमीटर। ये कितनी दी है, 4 सेंटीमीटर। और ये 4 सेंटीमीटर से हमें कितनी करनी है, इंक्रीज करनी है, कहाँ तक, 6 सेंटीमीटर तक। मतलब ये इतनी इंक्रीज करनी है, ये 6 सेंटीमीटर तक इंक्रीज करनी है। तो चेंज करने के बाद, ये बबल की रेडियस चेंज करने के बाद सरफेस टेंशन जो है उसकी एनर्जी कितनी इंक्रीज होगी वो हमें उन्होंने पूछा है। तो उसके नीचे ऑप्शंस दिए 1.76 इंटू 10⁻⁵, 1.76 इंटू 10⁻3, 17.6 इंटू 10⁻3 एंड 17.6 इंटू 10⁻5 जूल। और पाई की वैल्यू उन्होंने बोला है 22/7 लो, कहीं तो भी वो कट हो जाएगी। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं कैसे सॉल्व करना है। सेम मेथड से जो हमने पिछला मेथड यूज़ किया, वहाँ पे आर उन्होंने दिया नहीं था, यहाँ पे दोनों आर दिए हैं। चेंज इन एरिया में जो दोनों आर है वो दोनों दिए हैं, बस हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले हम लिख लेते हैं क्या क्या दिया है, उसके बाद हम लोग फॉर्मूला देखेंगे और उसमें वैल्यूज़ पुटअप करके सॉल्व करेंगे।
तो गिवन देखो क्या क्या है, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन था CET का। गिवन देखो क्या क्या है, सरफेस टेंशन मतलब T इज इक्वल टू कितना दिया है 0.035 न्यूटन पर मीटर दिया है। एनर्जी नीडेड मतलब हमें E फाइंड आउट करना है या फिर डेल्टा E बोल सकते, चेंज इन एनर्जी फाइंड आउट करनी है। रेडियस ऑफ बबल मतलब इनिशियली R1 कितना है 4 सेंटीमीटर है और चेंज होने के बाद हम उसको लेंगे R2 दैट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, दोनों R दिए हैं और पाई भी दिया है उन्होंने, पाई इज इक्वल टू 22/7 लेना है और सेम फॉर्मूला यूज करके हमें वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। तो अपना फॉर्मूला क्या है बोलो, डेल्टा E इज इक्वल टू T इंटू DA, चेंज इन एरिया, DA या डेल्टा A बोल सकते हैं हम इसको। ओके तो यहाँ बबल है, बबल का एरिया कितना होता है 4πr², मतलब चेंज इन एरिया कितना होगा, इनिशियली वो कितना था R1, फाइनली कितना हो गया R2, तो चेंज इन एरिया कितना आएगा 4πr² माइनस 4πr1², इतना एरिया यहाँ पे चेंज होगा। लेकिन देखो बच्चों यहाँ पे एक करेक्शन हमें करना है। क्या करेक्शन करना है, देखो सरफेस टेंशन ऑफ सोप सॉल्यूशन दिया है, मतलब यहाँ पे हमें 2 लेना पड़ेगा, राइट, क्योंकि सोप सॉल्यूशन है तो 2T लेना पड़ेगा। तो 2T इंटू DA दैट इज इक्वल टू 2T इंटू इन ब्रैकेट 4πr² माइनस 4πr1²। ओके ये चेंज इन एरिया हमें मिलेगा 4πr² माइनस 4πr1² दैट इज इक्वल टू 2T इंटू ये 4π कॉमन निकालो, ब्रैकेट में रहेगा R2² माइनस R1², बट ये R2 6 सेंटीमीटर दिया है, उसको कन्वर्ट कर लो मीटर में, 6 इंटू 10⁻² मीटर, सेंटी की वैल्यू होती है -2, तो -2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ बन जाएगा 4 इंटू 10⁻² मीटर, दोनों वैल्यूज इधर डाल दो, 2T इंटू 4π इन ब्रैकेट R2 है 6 इंटू 10⁻² ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4 इंटू 10⁻² ब्रैकेट स्क्वायर, दोनों वैल्यूज मैंने डाल दी। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, T की वैल्यू भी डाल दो, T कितना दिया है 0.035 तो वो भी डाल दो, 2 इंटू 0.035 इंटू 4 इंटू पाई की वैल्यू भी डाल दो 22/7 इन ब्रैकेट, यहाँ पे देखो -4, -2 इंटू 2 क्या बनेगा -4 बनेगा, तो ये -4 हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, इधर भी है इधर भी है, 10⁻⁴ कॉमन निकालो, ब्रैकेट में 6² इज 36 माइनस 4² इज 16, तो इतना वैल्यू यहाँ पे बचेगा। ये 0.035 को भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं 10 टू द पावर में, तो कन्वर्ट कर लो पहले, उसके बाद सॉल्व करो ताकि इजी जाएगा, या फिर ये 7 से डायरेक्टली डिवाइड कर लो, तो ये कितना होगा 0.005, राइट ना। और इन सब का अगर आप मल्टीप्लिकेशन करोगे, ये 36 माइनस 16 कर लो, फिर ये वैल्यू सबका मल्टीप्लिकेशन बचेगा, डिवीजन यहाँ कहीं पे भी नहीं है, तो सबका अगर आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा। मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है सिंपली, बाकी कुछ नहीं है। तो फाइनल आंसर आपको मिलेगा 1.76 इंटू 10 टू द पावर -3 जूल, ये फाइनल आंसर हमें मिलेगा डेल्टा E का। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा था CET में, ऐसे आप लोग सॉल्व कर सकते। लास्ट क्वेश्चन में तो भी हमें R फाइंड आउट करना था, यहाँ पे R उन्होंने दिया है, सब कुछ दिया है, बस आपको डेल्टा E सिंपली फॉर्मूला यूज़ करके निकालना है, बाकी कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ईजी न्यूमेरिकल था। मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर C नहीं 1.76 इंटू 10⁻³ मतलब B इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ऐसे न्यूमेरिकल दिया था।